मैंने दाएं हाथ के अंगूठे को करिश्मा के निचले होंठ पर दाएं बाएं घुमाया तो करिश्मा ने फौरी आंख खोल ली और सस्कारी भरी गहरा सांस भरती इसने अपने हाथ से मेरी रान को दबोचती हुए ऊपर को अंगलाई ली। इसके यूं उठने से तना हो अलिफ शबाब खिलकर सामने आया। मैंने बाकुत्ती नजरों से छलकते शबाब को देखते हुए मजीद झककर सरगोशी की। करिश्मा, अगर इजाजत दो तो तुम्हारे ख्वाब में ताबीर का रंग भर दो। मेरे जहन में सजे धुंधले अक्स में अपने सारे रंग उतार दो। मेरा बदन तुम्हारे तमाम रंगों का मुंतज़िर है। माने दोस्तों, बहुत ही मज़े की एपिसोड है ये। मेरी पार्टनर नावल की 8वीं एपिसोड है। जो दोस्त चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको एपिसोड टाइम पर मिलती रहे। शुक्रिया। चट्टानों पर हमारा अर्ख सड़क की तरफ था। हम जिस रास्ते से मोटरसाइकिल पर चट्टानों में दाखिल हुए थे, इस तरफ से जोर जोर से बोलने और दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ में सुनाई दे रही थी। तो हम सड़क के किनारे दाई चट्टान पर पहुंच गए। मैं एक पत्थर की आड़ से बड़ी एहतियात से सड़क की दूसरी तरफ देखने लगा। वो एक जीप थी जिसके हेड लैंप्स रोशन थे, लेकिन जेब में आइस के आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर जीप की तरफ उछाल दिया। कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ। मैंने करिश्मा को इशारा किया और चट्टान से छलांग लगा दी। बुलंदी 8-10 फुट से ज्यादा नहीं थी, लेकिन नीचे गिरते ही करा उठी। इसकी टांग में पहले ही तकलीफ थी। मैं इसका हाथ पकड़कर जीप की तरफ दौड़ने लगा। करिश्मा बुरी तरह लंगड़ा रही थी। उनकी तादाद 2 या 3 तो जरूर होगी और मेरे ख्याल में वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ थे जो जीप छोड़कर सब के सब हमारे पीछे पहाड़ियों की तरफ भाग खड़े हुए थे। मैंने करिश्मा को पैसेंजर सीट पर बैठने में मदद दी और फिर ऊपर से घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जीप स्टार्ट करके मैंने शरारतन एक मर्तबा हॉर्न बजाया और फिर जीप को एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दिया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। हॉर्न की आवाज सुनकर वो लोग टाप कर रह गए होंगे। तुम वाकई ज़हीन आदमी हो, करिश्मा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं तो कभी थी कि उन चट्टानों में फंस कर मारे जाएंगे, मगर तुम्हारी जहानत ने काम कर दिखाया। अगर बेवकूफ होता तो बहुत पहले मारा जा चुका होता, मैंने जवाब दिया। अब रास्ते का ख्याल रखना, अगर गलती से बेलापुर पहुंच गए तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। वैसे इस वक्त मुझे बड़े जोर की भूख लगने लगी है। अपनी जंबील में से कोई चीज निकाल कर दो खाने के लिए। करिश्मा ने थैला खोल लिया। थैले में कुछ और चीजें भी थी, लेकिन मुझे बेसन वाली रोटी पसंद आई थी। इस वक्त भी करिश्मा ने मुझे वो रोटी ही दी थी जिसे मैं मजे ले लेकर खाने लगा। करिश्मा भी वही रोटी खा रही थी। ये भी बगैर छत की खिली जीप थी। तेज हो अलिफ सामने से टकरा रही थी। करिश्मा ने रफ्तार कम करने को कहा और मिजस निगाहों से दाएं बाएं देखने लगी। तकरीबन 1 मील का फासला इस तरफ तय हो गया और फिर इसने बाईं तरफ चट्टानों में एक तंग से रास्ते की तरफ इशारा किया। इस तरफ मोड़ लो, इसने कहा। वो रास्ता ज्यादा कुशादा नहीं था, लेकिन मुझे जीप इस तरफ मोड़ने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। आगे निशिब की तरफ वो रास्ता बतदरीज कुशादा होता चला गया था। हम तकरीबन 2 घंटों तक पहाड़ियों में बतदरीज निशिब की तरफ जाते हुए इस आड़े तिरछे रास्ते पर चलते रहे। यहाँ पहाड़ियों में घास और सरसब्ज झाड़ियां थीं और दरख्त भी बकसरत नजर आ रहे थे। निस्फ घंटा मजीद सफर करने के बाद हम एक झील के किनारे पर पहुंच गए। करीब ही 2-3 छोटी इमारतें भी नजर आ रही थी और उनसे कुछ दूर कदरे बुलंदी पर एक मंदिर का हौला भी दिखाई दे रहा था। मैंने जीप का मुंजनुमा एक इमारत की पिछली तरफ ले जाकर रोक दी और हम दोनों नीचे उतर आए। मगरिब की तरफ रात के आखिरी पहर के चांद का मर्जिया हो अलिफ सा चेहरा दिखाई दे रहा था। झील के परसुकून पानी में चांद भी हलकोरे से लेता हुआ दिखाई दे रहा था। मजे और तुझेल की वजह से मौसम में कदरे खुनकी आ गई थी। हम झील से उतरकर काटेज के बरामदे में बैठ गए। रात की तारीकी में अंदर जाना मुनासिब नहीं था। ये अंदाजा तो मैं पहले ही कर चुका था कि मंदिर और ये इमारतें वीरान पड़ी है, इसलिए किसी की मुदाखलत का अंदेशा भी नहीं था। ये कौन सी जगह है? मैंने करिश्मा से पूछा। भूलेनाथ की झील है, करिश्मा ने जवाब दिया। बाहर के लोगों में आम तासुर यह है कि राजस्थान रेगिस्तान और बंजर पहाड़ियों पर मुश्तमिल वीरान इलाका है, लेकिन ये बड़ी हुसैन जगह है। कहीं पहाड़ियों में जगह जगह ऐसी झीलें मिलेगी। जितनी खूबसूरत और तारीखी इमारतें राजस्थान में है, इतनी हिंदुस्तान के किसी और महल्ले में नहीं है। सबसे ज्यादा किले भी राजस्थान ही में हैं, जो आज भी इस खित्ते के माजी की अजमत की याद दिलाते हैं। हिंदुस्तान के इस खित्ते राजपूताना ने हिंदुस्तान की सियासत में हमेशा अहम रोल अदा किया है। इस महल्ले ने बड़े बड़े बहादुर, सूरमा और जंगजू पैदा किए हैं। वो चंद लम्हों को खामोश रही, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। कहा जाता है कि 700 साल पहले हिंदुस्तान के बादशाह अलाग अल-दीन खिलजी ने राजपूताना की महारानी पद्मावती के हसन का चर्चा सुना तो इसने पद्मावती को हासिल करने का अहद करते हुए चित्तूर पर हमला कर दिया। राजपूत तलवारें सूंद कर मुकाबले में आगे। महारानी पद्मावती ने शाही खानदान की 14,000 औरतों के साथ खुदकशी कर ली। इस जंग में अलाग अल-दीन खिलजी को फतह तो हुई, मगर इसे मुट्ठी भर राख के सवा कुछ नहीं मिला।
राजपूताना के रजवाड़े हमेशा छोटी छोटी रियासतों में है रहे, लेकिन उन्होंने जब भी मुत्तहिद होकर मुकाबला किया दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। पूरे राजस्थान में बिखरी हुई शानदार इमारतें देखकर तुम्हें अंदाजा होगा कि वो लोग किस कदर शानदार जिंदगी गुजारते थे। राजपूतों को आज भी हिंदुस्तानी मुआशरे और सियासत में अहम मकाम हासिल है। और ये मनी लाल कौन है? मैं असल मौजू पर आ गया। क्या इसे भी हिंदुस्तान की सियासत में कोई अहम मकाम हासिल है? मनी लाल। करिश्मा के मुंह से गोहर इसनस निकल गया। मनी लाल वो है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। चंद साल पहले तक मनीलाल एक बहुत मामूली सा साधु हुआ करता था। जवादीनाथ मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा रहता था। इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कौन है और कहाँ से आया है, लेकिन फिर देखते ही देखते वो ताकत पकड़ता चला गया और फिर इस ताकत के बिलबोते पर वो जोगीनाथ मंदिर का पुरोहित बन गया। इससे एक दिन पहले पुराना परवोहत पर असरार तौर पर बलाक हो गया था, कहा जाता है। मंदिर पर कब्जा करने के लिए मनीलाल ही ने इसे मरवा दिया था। मनीलाल को जहरीले सांप पालने का शौक है। वो लोगों को उन सांपों के शोबे दिखाता रहता। इसका असली नाम तो कोई नहीं जानता, लेकिन उन नागों की वजह मिट्टीलाल मशहूर हो गया। देखते ही देखते मनीलाल इस कदर ताकत इख्तियार कर गया कि बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी इससे थर थर कांपने लगे। जयपुर के नेता भी जवादीनाथ मंदिर की यात्रा के लिए वहां आने लगे। मंदिर की यात्रा तो एक बहाना था। वो घंटों मनीलाल से राज और नियाज में मसरूफ रहते और फिर एक मर्तबा लोगों ने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को भी और वजीर को इसके इशारों पर नाचते देखा है और कुछ को मनीलाल की खिदमत में हाजिर होते देखा। चंद साल पहले मुल्क की एक अहम तरीन शख्सियत को मनीलाल के चरणों पर झुकते देखकर लोग हैरान रह गए। वो अहम शख्सियत कौन थी? मैंने पूछा। धर्मा, करिश्मा ने जवाब दिया। वो हुकूमत के एक अहम मनसब पर परफाइज है। इसे हिंदुस्तान पॉलिसी का माहिर समझा जाता है। पड़ोसी ममालिक के खिलाफ जोड़ तोड़ और साजिशें तैयार करने में इसका कोई सानी नहीं। इसे इंटेलिजेंस एजेंसी का दिमाग कहा जाता है। मैं चौंक गया। राह के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, मगर मनीलाल से राह के सरबरा का ताल्लुक अभी तक मेरी समझ में नहीं आया था। करशमा भी अब आहिस्ता आहिस्ता खिल रही थी। ये बात अब तक छपी नहीं रही कि पड़ोसी ममालिक खुसूसन पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश के पीछे राह का हाथ होता है, और ये गलत भी नहीं है। एक मजबूत, खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत को चीन से इतना खौफ कभी नहीं रहा जितना वो पाकिस्तान से खौफजदा रहता है। यही वजह है कि हमारे भारतीय हुक्मरान पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के ताने बाने बनते रहते हैं ताकि पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके। करिश्मा चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। चंद साल पहले राह के सरबराह घरमा ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और मखौफनाक साजिश तैयार की। इसका दावा था कि इस मंसूबे पर अमल करके पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर वसी पैमाने पर इंतशार पैदा करके वहां की हुकूमत को इस तरह अपने अंदरूनी मसाइल में उलझाया जा सकता है कि वो किसी और तरफ तवज्जो ना दे सके। इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए राह को मनीलाल जैसे आदमियों की जरूरत थी। और वो साजिश क्या थी? मैंने पूछा। आतंकवाद, करिश्मा ने जवाब दिया। धर्मा का ख्याल था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाकर खून में नहला दिया जाए, सड़कों पर लाशें बिछी हो, कारोबार तबाह हो जाए तो लोग खामोश नहीं रह सकते। हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे और पर तशद्दुद हंगामे शुरू हो जाएंगे। हुकूमत जब अंदरूनी मसाइल में घिरी रहेगी तो दूसरे मामलात पर तवज्जो नहीं दे पाएगी। हर मुल्क में गद्दार और बेज़मीर लोग आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं जो चंद टिकों की खातिर अपनी माँ का ही सौदा कर देते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी राह को बड़ी आसानी से पाकिस्तान में भी ऐसे लोग टल गए थे जो किसी न किसी वजह से हुकूमत से नाराज थे। उनमें ज्यादा तादाद जवानों की थी। तालीम याफ्ता होने के बावजूद वो बेरोजगार थे। उन्हें शको था कि उन्हें जायज़ हुकूक से भी महरूम किया जा रहा है। बहुत से दूसरे अवामिल भी हुकूमत से उनकी नाराजगी का सबब बने हुए थे। कोई अपने अफसरों से परेशान था और कोई पुलिस से और कोई ज्यादतियों का शिकार। ऐसे नौजवान बड़ी आसानी से राह के हाथ लग गए। गुंडा अनासिर इसके अलावा थे जो मामूली सी रकम के लिए दर्जनों बेगुनाहों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार सकते थे। लेकिन वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। लेकिन ये सब लोग गैर तरबियत याफ्ता है। इसमें शुबा नहीं कि वो राइफल का ट्रिगर दबाना भी नहीं जानते थे, मगर किसी प्लानिंग के बगैर काम कर रहे थे। बाज लोग पकड़े गए तो चंद थप्पड़ खाने के बाद ही उन्होंने इतराफ कर लिया कि उन्हें दहशतगर्दी के लिए भारत से पैसा और असलहा मिल रहा है। इस तरह राह का नाम भी सामने आ गया। ये मंसूबा भी धर्माही का था कि नौजवानों को पहले बाकायदा तरबियत दी जाए, इसके बाद उन्हें मैदान में उतारा जाए। इस मकसद के लिए उन्हें मिट्टीलाल जैसे आदमी की तलाश थी जो उन दिनों जवादीनाथ मंदिर के पुरोहित को मौत के घाट उतार कर मंजर पर उभरा था। हुकूमत इसकी हौसला अफजाई करने लगी। बुनियादी तौर पर जराइम पेशा आदमी है। हुकूमत इसके जराइम को नजरअंदाज करती रही और इसे हाथ पीर फैलाने का मौका मिलता रहा, और फिर निताऊहे ने इससे मुलाकातें शुरू कर दें। मनीलाल से धर्मा की मुलाकात गोया इस मंसूबे की तकमील थी, और मंसूबा यह था कि माउंट अबू की पहाड़ियों में ऐसे कैंप कायम किए जाए जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाए।
नौजवानों को दहशतगर्दी की तरबियत देने के लिए माहिरीन को भी यहाँ भेज दिया गया। माउंट अबू पहाड़ी इलाका है, यहाँ कदम कदम पर खूबसूरत कुदरती मनाजिर बिखरे हुए हैं। संगमरमर की पहाड़ियाँ भी है जहाँ दुनिया का बेहतरीन संगमरमर पाया जाता है। दूसरी तरफ उन पहाड़ियों में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ ऐसे अड्डे कायम किए जा सकते हैं जो दूसरे लोगों की नज़रों से पोशीदा रहे। मंसूबे के मुताबिक यहाँ उन नौजवानों को तरबियत दी जाती है जो पाकिस्तान में किसी न किसी वजह से अपनी हुकूमत से नाराज थे और अपने साथ होने वाली ज़ियादतियों और महरूमियों का इंतकाम लेना चाहते थे। वो लोग जो मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। बाज़ लोग तो खुशी से यहाँ आने को तैयार हो जाते और बाज़ लोगों को अगवा करके यहाँ लाया जाता। हर नौजवान पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उनसे जो काम लिया जाता है उनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कैंपों में आते ही सबसे पहले उन नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की जाती। उनके जहनों में पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत भर दी जाती कि वो पाकिस्तान का नाम सुनते ही भड़क उठते। ब्रेन वॉशिंग के बाद माहिरीन तखरीबकारी और गोरीला जंग की तरबियत देते। तरबियत मुकम्मल होने के बाद उन्हें सरहद पार पहुंचा दिया जाता है। यहाँ वो अपनी सरगर्मियों में मसरूफ हो जाते हैं। पाकिस्तान में अमीर दिलदार जैसे हमारे बहुत से एजेंट मौजूद हैं। उनके अलावा ऐसे आदमी भी हैं जो पस पर दौरा कर उन नौजवानों को हिदायत देते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त रा का सबसे बड़ा टारगेट कराची है। दूसरे शहरों में भी इक्का दुक्का वारदातें करवा दी जाती हैं, लेकिन कराची के मखसूस तबकाती और सियासी हालात की बना पर यहाँ खास तवज्जो दी जाती है। मैंने इसके खामोश होने पर कहा, तो मुझे भी माउंट अबू इसीलिए ले जाया जा रहा था? हाँ, करिश्मा ने जवाब दिया। मैंने बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसी रा एक नौजवान पर लाखों रुपए खर्च करती है। बाज भूले भाले नौजवान भी फंस जाते हैं। तुम भी महज इत्तेफाक से उनके हाथ लग गए थे। जब उन्हें तुम्हारे माजी का पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। उन्हें कौन बताएगा? मैंने इसे घूरा। करिश्मा कुछ गुड़बड़ा सी गई। मेरा मतलब है, वो बात बनाते हुए बोली, तुम अब तक उनके साथ 8 आदमियों को मौत के घाट उतार चुके हो। वो तुम्हें हर कीमत पर तलाश करने की कोशिश करेंगे। तुम जैसे आदमियों की उन्हें ज्यादा जरूरत होती है जो अपनी ऐसी कार्रवाइयों से ज्यादा दहशत फैला सके। बेरहम और सफाक। करिश्मा चंद लम्हे खामोश रही। फिर मैं करिश्मा से मनीलाल और पाकिस्तानी नौजवानों को दहशतगर्दी और तखरीबकारी की तरबियत देने वाले उन कैंपों के बारे में पूछता रहा। रात भर जागते और भाग दौड़ करते गुजरी थी। मेरी आंखों में शदीद जलन हो रही थी, लेकिन मैं सूना नहीं चाहता था। जबकि करिश्मा बार बार गूंग रही थी। आखिरकार बरामदे के गिर्द आलूद फर्श पर लेटकर सो गई और मैं उठकर इस पास का जायजा लेने लगा। मगर ये बड़ी खूबसूरत जगह थी। उन इमारतों की मौजूदगी ये जाहिर कर रही थी कि कभी यहाँ बड़ी रौनक होती होगी, मगर ये इमारत अब तकरीबन खंडरों में बदल चुकी थी और साफ लगता था कि अरसा से इस तरफ कोई नहीं आया था। बुलंदी पर वाक़े मंदिर भी टूट फूट चुका था। अंदर एक चबूतरे पर एक टूटी हुई मूर्ति रखी हुई थी। शायद लोग अपने इस भगवान को भी भूल गए थे और इसे वक्त के हवादिस के हवाले कर दिया था। मैं घूम फिर कर दोबारा इस जगह आ गया। करिश्मा गहरी नींद सो रही थी। एक रोज पहले इसकी टांग पर पट्टी बांधने के लिए इसकी कमीज का दामन फाड़ दिया था, जिससे कमीज छूटी हो गई थी और ज्यादा ऊपर को सिमट गई थी और कमीज के ऊपर के 2 बटन खिले हुए थे। इसकी जवानी लश्कारे मारकर मेरे अंदर नशा सा पैदा कर रही थी। मैंने बाकुत्ती नजरों से करिश्मा की तरफ देखा। इसका मखसूस इंडियन चेहरा जो जज्बात की दुखती भट्टी से अप रहा था। सिया बालों से उठती महक, बालों की खुशबू ने में नशा मलाई गई। करिश्मा को ऐसे सोता देखकर मुझे सदियों पुरानी सुनहरी शराब जैसा नशा चढ़ रहा था, लेकिन करिश्मा का सफेद लचकीला सुनहरी बदन गोया कांच के जाम में शराब की छलक। अगले ही लम्हे मैंने बाया हाथ इसकी थोड़ी के नीचे रखकर इसके चेहरे को ऊपर उठाया। इसके चेहरे पर सादगी और बंद हुई आंखों के नीचे फड़कते आतिशन होंठ मेरी वहशत को फिड़का गए। मैंने दाएं हाथ के अंगूठे को करिश्मा के निचले होंठ पर दाएं बाईं घुमाया तो करिश्मा ने फौरी आंख खोल ली और सस्कारी भरी गहरा सांस भरती इसने अपने हाथ से मेरी रान को दबोचती हुए ऊपर को अंगलाई ली। इसके यूं उठने से तना हो अलिफ शबाब खिलकर सामने आया। मैंने बाकुत्ती नजरों से छलकते शबाब को देखते हुए मजीद झककर सरगोशी की। करिश्मा, अगर इजाजत दो तो तुम्हारे ख्वाब में ताबीर का रंग भर दो। मेरे जहन में सजे धुंधले अक्स में अपने सारे रंग उतार दो। मेरा बदन तुम्हारे तमाम रंगों का मुंतजिर है माने। करिश्मा की जवाबी बाकुत्ती सरगोशी में बिला की वहशत थी, किसी नदी जैसी तुग़यानी जो बस बंद खिलने की मुंतजिर हो। और मैंने नदी के बंद पर पहली ज़रब लगाई और हमारी मस्तियाँ शुरू-ऐन हो गई। हमें अभी पर सुकून हुए चंद मिनट ही हुए थे कि एक आवाज़ सुनकर मैं चौंक गीदे। वो किसी गाड़ी के अंजुमन की बहुत मध्यम सी आवाज़ थी जो पहाड़ियों में बाज़गश्त की पैदा करती हुई महसूस हो रही थी। ये आवाज़ करिश्मा ने सुन ली। इसकी आंखों में तशवीश उभर आई। वो चंद लम्हे इधर उधर देखती रही। भागो माने, वो लोग आ रहे हैं। करिश्मा इस वक्त उन पहाड़ियों की तरफ देख रही थी जिस तरफ से हम आए थे। बहुत दूर एक पहाड़ी के ढलवान रास्ते पर सफ़ेद रंग की एक वैन दिखाई दे रही थी। मैंने करिश्मा की तरफ देखा। वो कपड़े पहन चुकी थी और बटन लगा रही थी। मैं भी कपड़े पहनता हुआ बरामदे की तरफ आया।
जहां कॉफी के करीब ही हथियार और थैला भी रखा हुआ था। करिश्मा भी मेरे पीछे ही थी। इसने थैले के साथ हथियार उठाया तो मैंने कोई एतराज नहीं किया कि हथियार इसके पास रहने दिया जाए। अब इस पर भरोसा किया जा सकता था क्योंकि इतनी जबरदस्त मुलाकात और प्यार भरे लम्हात गुजारने के बाद धोखे देना शायद मेरे सोच में तो बिल्कुल नामुमकिन था। मैंने फौरन ही सिटीटर नग संभाल कर अंजुमन स्टार्ट कर दिया। करिश्मा ने सामने की तरफ इशारा किया तो मैंने जीप को एक जोरदार झटके से इस तरफ बढ़ा दिया। मंदिर के पिछली तरफ रास्ता है, जेब इस तरफ मोड़ लो, करिश्मा ने कहा। जेब घुरती हुई मंदिर वाले टीले पर आ गई। इसके पिछली तरफ एक कुशादा पथरीला रास्ता था जो पहाड़ियों के अंदर चला गया था। एक मौका पर हमारी जीप बुलंदी पर आ गई। दाएं तरफ एक खलान पर वो सफेद वैन उतरती हुई दिखाई दी थी। इसका रुख ऐसा था जैसे वो सामने से हमारा रास्ता काटने की कोशिश कर रही हो। और फिर दफ्तना फायरिंग की आवाज गूंज उठी। दीन से फायरिंग की गई थी लेकिन हम रेंज से बाहर थे। ये लोग आगे निकलकर हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा। नहीं, करिश्मा ने कहा, वहां से कोई रास्ता नहीं है। पहले उन्हें मंदिर की तरफ जाना पड़ेगा। मुतमईन रहूं, वो हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। आगे बहुत से रास्ते हैं, हम किसी भी तरफ निकल सकते हैं। हमारी जीप एक बार फिर ढलान पर उतरने लगी। इस तरह वो दीन भी हमारी निगाहों से ओथल हो गई। धूप अगरचे खासी तेज थी लेकिन पहाड़ियों पर दरख्त और सरसब्ज आड़ियों की वजह से गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। मैं पथरीले रास्तों पर तेज की से जीप दौड़ाता रहा था। सहपहर के करीब मैंने जीप रोक ली और किसी किस्म की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा मगर कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जिसका मतलब था कि वो दीन पहाड़ी रास्तों पर किसी और तरफ निकल गई थी। ये जगह खासी महफूज थी। एक तरफ पहाड़ी में खूही बनी हुई थी। इस पहाड़ी के दामन में एक छोटी सी नदी भी बह रही थी। जीप का अंजुमन खासा गर्म हो गया था और हमें भी कुछ आराम की जरूरत थी। मैं जीप से उतरकर नदी के किनारे पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद शाम का साया फैलने लगा। हमने वो रात वहीं फिर गुजारने का फैसला किया। मैंने जीप के पिछले हिस्से से पेट्रोल का कीन उठाकर टैंकी में उंडेल दिया और रेडिएटर में भी पानी डाल दिया। इस जीप के पिछले हिस्से में भी आमने सामने 2 सीटें थीं। एक सीट पर मैं लेट गया और दूसरी पर करिश्मा। मेरे ख्याल में हम खतरे से बाहर नहीं हुए थे। वो वैन पहाड़ी रास्तों पर भटकती हुई इस तरफ भी आ सकती थी लेकिन भरपूर मुलाकात और भाग दौड़ ने मुझे इस कदर थका दिया था कि सीट पर लेटते ही आंखें बंद होने लगे। मैं बहुत गहरी नींद सोया था। आंख खिली तो सुबह की रोशनी फैल रही थी। करिश्मा मुझसे पहले ही जाग चुकी थी और फिर सूरज तुलू होने के थोड़ी ही देर बाद हम वहां से रवाना हो गए। और फिर एक जगह जेब रोक ली गई। इस जगह गुंजान थी। जीप को उन दरख्तों और झाड़ियों में ऐसी जगह खड़ा किया गया था कि दौर से ना देखा जा सके। दौर से हम दोपहर तक उन पहाड़ियों में सफर करते रहे। पहाड़ी के दूसरी तरफ माउंट अबू शहर है, करिश्मा बता रही थी। वो लोग सोच भी नहीं सकते कि हम इस तरफ आने की हमाकत करेंगे। वैसे भी यहां हमें कोई पहचानता नहीं है, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं हो सकता। सतह समंदर से 4000 फुट की बुलंदी पर वाकई ये शहर बड़ा खूबसूरत है। यहाँ कई मंदिर और लाताद और तारीखी इमारतें हैं। सबसे ज्यादा हसन्ना की झील में है। यहाँ बड़ी तादाद में सयाह आते रहते हैं, इसलिए हम पर किसी किस्म का शुबा नहीं किया जा सकेगा। और वो रेलवे स्टेशन शहर से 29 किलोमीटर दूर है। आमद और रफ्त के लिए रात गए तक और टैक्सियां वगैरह चलती रहती है। हम बस स्टेशन से किसी भी बस पर बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे और फिर हमें कोई खतरा नहीं होगा। मैं तो मुकम्मल तौर पर अजनबी हूँ, किसी ने अभी तक मुझे नहीं देखा, इसीलिए मेरे यहाँ पहचान लिए जाने का कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन तुम उन्हीं की साथी हो। अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो मुझे सिर्फ सिख मैयत सिंह और इसके चंद साथी पहचानते हैं। उनमें से बेशतर को तुम के अलिया की पहाड़ी और इसके इस पास खत्म कर चुके हो। सिख मैयत सिंह ने हमारे बारे में यहाँ इत्तला तो दे दी होगी लेकिन वो अपना स्टेशन छोड़कर यहाँ नहीं आया होगा, इसलिए यहाँ मुझे भी कोई नहीं पहचान सकेगा, करिश्मा ने जवाब दिया। शाम का अंधेरा फैलने से जरा पहले हमने जीप छोड़ दी और पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी ज्यादा बुलंद नहीं थी। चोटी पर पहुंचकर दूसरी तरफ देखते हुए मेरे होंठों से बेअख्तियार सीटी निकल गई। निशिब में दूर तक शहर फैला हुआ था। बाज कलानुमा खूबसूरत इमारतें यहाँ से भी दिखाई दे रही थीं। अंधेरा बहुत आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था लेकिन बेशतर रोशनियां जगमगा उठी थीं। हम पहाड़ी से उतरकर सालार बाजार की तरफ चलने लगे। ये इस शहर का मरकजी और सबसे खूबसूरत इलाका था। तमाम शॉपिंग सेंटर्स भी इसी तरफ थे। बाज राह चलते लोग हमें महसूर रहे थे। ज्यादातर करिश्मा ही उनकी नजरों का मरकज थी। इसकी शरत नीचे से फटी हुई थी और ऊपर से बटन खिले हुए थे। करिश्मा एक दुकान के सामने रुक गई जहां मकामी दस्तकारी की चीज में सभी हुई थीं। करिश्मा ने एक सत्ती की चादर खरीद कर ओढ़ ली। विकलना से निकलकर चंद कदम चलने के बाद वो रुक गई। सामने कई दूर 2 पुलिस वाले टहलते हुए आ रहे थे। तुम्हारी गिन कहाँ है? करिश्मा ने मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी की। शर्ट के नीचे छिपा रखी है क्यों? मैंने अभी हुई नजरों से इसकी तरफ देखा। यहाँ पुलिस वाले अजनबियों को बिलावजा परेशान करते रहते हैं। कुछ रकम बटोरने के लिए वो जामा तलाशी से भी नहीं चूकते। गिन मुझे दे दो, जाहिर है वो तलाशी लेने की कोशिश नहीं करेंगे।
करिश्मा ने कहा और चादर दोनों हाथों से इस तरह फैला दी जैसे इसे अपने जिस्म पर दुरुस्त करना चाहती हो। मैंने बड़ी फुर्ती से अपनी टी शर्ट के नीचे से कलाशन निकालकर इसके हाथ में थमा दी और इसने चादर दुरुस्त कर ली। करिश्मा का कहा दुरुस्त साबित हुआ था। सामने से आने वाले पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। चंद उल्टे सीधे सवाल किए। एक ने मीर अलहास भी थपथपा कर देख। वो करिश्मा को खा जाने वाली नजरों से घूरते तो रहे थे, लेकिन इसके जिस्म को हाथ लगाने की कोशिश किसी ने नहीं की। पुलिस वाले आगे बढ़ गए और हम अपने रास्ते पर चल दिए। अगर काराकोफ मेरे पास होती तो यकीनन हम पकड़े गए होते। आमार धाड़ शुरू हो चुकी होती। करिश्मा सालार बाजार की तरफ जाने के बजाय दूसरी सड़क पर मुड़ गई। तकरीब में मिनट बाद हम एक बहुत बड़े मंदिर के सामने मौजूद थे। मंदिर में जरा भगवान से प्रार्थना कर लो, फिर दूसरे गेट से बस स्टेशन की तरफ निकल चलेंगे, करिश्मा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। मैं सहन में बरामदे के सुतून के करीब रुक गया। करिश्मा अंदर जाकर चंद मिनट बाद ही वापस आ गई और फिर हम तवील बरामदे में एक तरफ चलने लगे और आखिरकार एक दरवाजे में दाखिल हो गए। ये बहुत बड़ा कमरा था। फर्श पर 15 आदमी बैठे हुए थे और सामने वसीज अरीज चबूतरे पर एक लंबा तड़ंगा आदमी खड़ा था। इसने ग्रे रंग का लंबा सा चौगा पहन रखा था, लेकिन शेव और सर भी गंजा था। मोटी मोटी आंखों में खून जैसी सुर्खी थी। इसके गिले में 2-3 मालाएं थीं। मैं कांप उठा। वो मनीलाल था जो मुसलसल हरकत कर रहा था। इस शख्स के चेहरे पर बेपनाह सिफाकी थी। इसके साथ एक छोटी सी मेज रखी हुई थी जिसके एक तरफ खूबसूरत पिटारी रखी हुई थी और मेज के वस्त में दूध से भरा हुआ शीशे का प्याला रखा हुआ था। वो शख्स से सुनकसरत जुबान में कुछ कह रहा था, फिर इसने झककर पिटारी का ढक्कन उठा दिया। एक मखाफनाक किस्म का सांप फन फैलाए पिटारी से बरामद हुआ और रेंगता हुआ प्याले से दूध पीने अलग। दूध पीने के बाद वो सांप फिर पिटारी में चला गया। इस शख्स ने पिटारी का ढक्कन बंद कर दिया, दोनों हाथों से दूध का प्याला उठाकर होंठों से लगाया और एक ही सांस में सारा दूध पी गया और खाली प्याला मेज पर फेंक दिया। ये मनीलाल है। करिश्मा ने मेरी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। अब ये भाषण देगा। हमें इसके सामने वाले दरवाजे से बाहर निकलना है। उन आदमियों के करीब फर्श पर बैठ जाओ। हम आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हुए दूसरी तरफ निकल जाएंगे। न जाने क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज हुए जा रही थी। मैंने एक नज़र मनीलाल की तरफ देखा और आगे बढ़कर फर्श पर बैठ गया। करिश्मा भी मेरे करीब ही बैठ गई। मनीलाल भाषण शुरू कर चुका था। इसका मौजू पाप और बैन था। फिर वो जुल्म के खिलाफ बोलने लगा। फिर अपर उदय की बातें होने लगे। वो बार बार मेरी तरफ भी देख रहा था। लगता था जैसे बराह रास्त मेरे अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। अगर करिश्मा मुझे पहले ही इसके बारे में सब कुछ ना बता चुकी होती तो मैं इसकी बातों से जरूर मुतासिर होता। हम सब अपराधी हैं, वो कह रहा था। अपर उदय हमारे मन में है। जब तक हम अपने मन को दर्पण की तरफ नहीं करेंगे अपराध खत्म नहीं होगा। इसके लिए संघर्ष की जरूरत है। बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, बड़े कष्ट उठाने होंगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मगर हम दूसरों को धोखा देते हैं, फ्रेब देते हैं। दूसरे हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। कोई अपराधी छप नहीं सकता। इस लम्हे भी हम में एक अपराधी मौजूद है, मगर सकता इससे है। मगर